कैसे भाई सब लोग? चलो या कुछ है वो फंस गया है, ठीक है या कल के लिए खजाना मिल चुका है। ये आप इधर आएंगे 5 o'clock इधर आएंगे विद बैग के साथ। तो आज है आलू का परांठा और बटर और दलिया, और ये कुछ आज का मौसम। तो आज हमारी सुबह यहीं पे हुई ब्रेकफास्ट के साथ में ही। सभी लोग रेडी हो गए, काफ़ी लोग। हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है अभी, सुबह के 8 बज चुके हैं और हम ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुके हैं। और आज शायद हम वहीं जाएंगे स्नो क्राफ्ट में, ऊपर स्नो और आइस क्राफ्ट में। देखते हैं आज क्या करवाते हैं। आज लास्ट डे हमारा इस एक्टिविटी का, और कल इसी के लिए 20 तारीख को टेस्ट होगा हमारा, इसी से रिलेटेड जो भी हमें सिखाया उससे उसका टेस्ट होगा। और उसके बाद पता देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सामान पैक कर लिया हमने सारा और रेडी हो गए हैं। मौसम भी आज काफ़ी सही है। मुझे तो लग रहा है टी शर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि चलते टाइम गर्मी होती है। तो अभी उतार लूँगा इसको और टी शर्ट में ही ऊपर की ओर जाए। चलो ज्वाइन करो पीछे। तो आज हम वहाँ फिर से पहुँच चुके हैं जहाँ परसों आए थे। आइस कॉर्नर्स में जाएंगे और बाकी लोग पीछे से आ रहे हैं। तो आज हमारा यहीं पे होगा प्रैक्टिकल। पहले हमें बताएंगे, लेक्चर मिलेगा। और आज मौसम भी काफ़ी ख़राब है, हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है। तो आज हमें हैदराबाद में ले जा रही है ऊपर की तरफ। वो कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा है। ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे हमारे को बताएं। इधर लाना तो लाओ, नहीं उधर ही रखना 50 रुपये। ठीक है मतलब फुल्ली राम भाई ये स्क्रीन तो क्या वो रहेगा फॉरवर्ड साइड आगे की तरफ। सिर्फ जो फर्स्ट मैन है उसका जुमार जो है बैक साइड लगेगा, बाकी जितने भी पीछे मेंबर रोप अप है। तो आप लोगों को बताया था कि स्टैंडर्ड कितने लोग जो है रोप अप होते हैं आपस में। स्टैंडर्ड जो है 3 लोग आपस में रोप अप होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम 5। पर अगर सिचुएशन ऐसी है तो उसमें 6, 7, 8 लोग भी हम लोग अटैच, जैसे आप लोग उधर 10-10 लोग एक रोप में अटैच थे, ठीक है। ये हो गया। लास्ट मेंबर की प्रिपरेशन भी सेम। अभी क्या रहता है, जो रोप हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 10 से 15 मीटर के बीच में, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द रोप होता है उसको लास्ट मेंबर जो है यहाँ पे क्या करते हैं, शोल्डर कॉइल करते हैं, ठीक है। तो शोल्डर कॉइल करने के बाद इसको अटैच कर दिया और बाकी यहाँ पे अपने साथ सीट हार्नेस में रोप को लगा दिया। क्लियर है इतना? ये था प्रिपरेशन, ठीक है। जब आप लोग ग्लेशियर में ट्रेवल कर रहे हो तो रोप के बीच में स्लैक नहीं होना चाहिए। क्यों? झटका लग सकता है। ठीक है, जब फॉल होगा तो दूसरी में रोप फ्री रहेगी, तो वो अरेस्ट करेगा तो उसको जो है उसका जर्क आएगा, ठीक है। इक्विपमेंट सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। पीछे को चले जाओ, ये बैठी इधर ही। क्रैम्पॉन लगे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लोथिंग आपकी स्नो और आइस के हिसाब से प्रॉपर होनी चाहिए। बाहर का जो लेयर है वो वाटरप्रूफ हो, अंदर जो है लेयर्स में आप लोग जो है थर्मल और वार्म क्लोथिंग, क्योंकि ग्लेशियर क्या है, ठंडे एरिया में नहीं होगा, है ना। तो वहाँ पे आपकी हो सकता है कितना टाइम लगे रेस्क्यू करने को, निकालने में बहुत टाइम लग सकता है। तो उस दौरान जो है आपकी क्लोथिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रिकॉशन है जब हम लोग ग्लेशियर ट्रेवल। कोई सा भी ऐसा जो बड़ा सा एक गुच्छा बने, क्यों? ठीक है, यहाँ से जब हम रेपल करके जा रहे हैं तो वो नीचे जाके निकल ना जाए, ठीक है। यहाँ पे एक नॉट लगाया,
ठीक है, इन केस आपका हाथ नीचे छूट जाता है या कुछ होता है तो ये प्रूसिक आपको वहीं पे ब्रेक कर देगी। ठीक है, वहाँ पे पहुँच गए। अभी क्या है, ये प्रूसिक पे ब्रेक देके अपना डिफेंडर को रिमूव कर सकते हैं, है ना। डिफेंडर में जो कंट्रीब्यूशन लगा है इसको निकाल सकते हैं। और बाकी वहाँ पे अब कैजुअल्टी को क्या हुआ है वो उनसे पूछ सकते हैं, उनको पानी चाहिए या कुछ और उनको हेल्प चाहिए तो ये चेक कर सकते हैं। अभी क्या है, जो रनिंग रेस्क्यू गया है वो अब ऊपर वाले मेंबर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है कि इसको हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हेल्प के लिए अब जो हम सिस्टम लगाते हैं उसको बोलते हैं जेड पुली सिस्टम। ठीक है, तो जेड पुली लगाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऐसा ही रहेगा, एंकर लगाया है, कैराबिनर का पास है, आगे जुमार लगा हुआ है। ठीक है, और पुली का यूज हम लोग इसमें इसलिए करते हैं कि पुली क्या है, फ्रिक्शन को कम करती है। जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना इजीली हम लोग जो है उसको खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखो उधर से रोप है, ऐसे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऐसे घुमा के नीचे रोप जा रहा है, वो घूम के इधर बिल्कुल ऐसा क्लियर लगाया। अब ये कैरेबिनर को लगाएंगे हम लोग जुमार के साथ। अब क्या करना है, ये वाला जो रोप है देखो, जेड पुली को इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे शेप एक जेड की तरह बनता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैजुअल्टी को पुल करेंगे ऊपर। ठीक है, 1 2 3 एंड अब अगर कैजुअल्टी को हेल्प की जरूरत है तो उसके साथ जो रनिंग रेस्क्यूअर आ रहा है वो उसको हेल्प करते हुए ऊपर लेके आएगा। कई बार क्या होता है, रनिंग रेस्क्यूअर ऊपर आ गया, कैजुअल्टी अनकॉन्शियस है, आप लोग उसको खींच रहे हो, नीचे हो सकता है कोई बल्ज है या कुछ है वो फंस गया है। ठीक है, या क्रेवास में उसका पैर फंसा हुआ है, आप लोग उसको खींच रहे हो तो उसको और ज़्यादा इंजर कर रहे हो। तो उसके लिए अगर कैजुअल्टी को लगता है कि उसको सपोर्ट करना है तो रनिंग रेस्क्यूअर जो है उसके साथ साथ ऊपर लेके आएगा। ठीक है, 1 2 3 एंड अप, 2 3 एंड अप। तो जब हम यहाँ से इसको खींच रहे हैं, ये जुमार उसको ऊपर ला रहा है और ये जुमार क्लोज आ गया है तो इसको दोबारा से जो है थोड़ा आगे करेंगे, आगे ले जा सकते हैं। तो ये आगे इतना ले जाना है कि आप लोग बिल्कुल एज पे ना जाए। तो हो सकता है इसको एज पे लेके जा रहे हो, अभी खुद भी अभी अगर जुमार हमारे पास नहीं है, इसका अल्टरनेट क्या है, सर उस क्रूसी का दूसरा एंड कहाँ अटैच होगा? सुनी में दूसरा एंड सेम वैसे ही लगेगा। क्रूसिक जो है अब ये जब यहाँ से निकल जाएगा कैराबिनर में, क्रूसिक जब निकल जुमार की जगह पे यहाँ पे ये नोट लगाया, अब क्या है, हम इसको सिंपल इस कैराबिनर में पास करेंगे। तो ये भी जो है उस जुमार का काम करेगा। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आ गया? ओके, उसके बाद एक और डिवाइस है हमारे पास, इसको बोलते हैं माइक्रो ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, अभी पुली का काम भी करता है और जुमार का काम भी करता है। तो यहाँ पे इसमें क्या है, ये देखिए, एक इसमें व्हील भी लगा हुआ है जो पुली का काम करेगा और वैसे ही इसमें जुमार की तरह यहाँ पे टीथ भी बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी जो है हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एक बात, पुली हमने यहाँ पे यूज किया था, अगर हमारे पास और पुली है तो उसको हम यहाँ बैक साइड पे भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या है, फ्रिक्शन और ज़्यादा कम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को ना ये कि किस तरफ जो है क्लाइंबर वाला रोप है, किस तरफ प्लेयर है। ठीक है, वैसे ही इसमें भी यहाँ पे मार्क बने हुए हैं। एक साइड जो है वेट दिखाया हुआ है और एक साइड हाथ का एक मार्क लगा हुआ है। तो जहाँ पे वेट आएगा, वेट किधर आएगा? ठीक है, इधर कैजुअल्टी वाली साइड पे, तो वो इधर वेट वाली साइड पे आएगा। तो जब हम इसको यूज करते हैं, अब अगर ऐसे मैंने इसके टीथ लॉक कर दिए तो ये सिर्फ पुली का काम करेगा। तो इसको जब हम इसमें टीथ को नीचे कर देंगे तो ये
लॉक करेगा उसको फिर। ठीक है, यहाँ पे सिंपली अब इसको हम इस कैराबिनर में अटैच करेंगे। ठीक है, ये लगा दिया। अब सेम वैसे ही यहाँ पे जेड पुली की तरह ही इसको यूज करना है और यहाँ पे लगाना है एक जुमार। फर्स्ट क्या बताया था? ठीक है, वो खुद से अपना जुमार लगा के ऊपर आ रहे हैं। सेकंड ठीक है, जिसमें हम मैन पावर का यूज करके उसको ऊपर खींच रहे हैं। थर्ड रनिंग रेस्क्यू। रनिंग रेस्क्यू का काम है अगर नीचे से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो उसको चेक करने के लिए रनिंग रेस्क्यूअर नीचे जाएगा। नेक्स्ट जेड पुली। जब वहाँ से कैजुअल्टी को पूरी तरह से ऊपर आने के लिए हेल्प चाहिए, जिसमें कि वो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है और वो जो है अपने आप से ऊपर नहीं आ सकता है, तो यहाँ से हम लोग फिर जो है जेड पुली सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? दोनों को उठा कर रखना। अच्छा, इसको करना अपने ज्वाइन करना है। जैसे आपको बताया कि कल बताया था ना आपको, उसमें भी आदमी जो है ग्लेशियर ट्रैवल करते हैं तो क्या करते हैं साथ जुमार भी है साथ में, तो जुमार को अपने हमेशा टच करना जिससे कि इजी हो जाए निकालना। जिस ऐसा टेप नॉट लगा दिया, इधर एक सेंटर जुमार इसके अंदर पास करना है। इसमें तो अब डालना थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इजी के लिए हम इसके ऊपर ओवर द हेड इसको घुमाएंगे, बस तो ये खींच बनाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम इसको किसी पर्सन को जो चलेगा इसके यहाँ पर इसमें यहाँ पर डाल के दोनों को पास किया और इसके अंदर इसको डाल दिया, ये भी फिक्स कर दिया। ठीक है, कौन टाइट होने का इसको नो प्रॉब्लम। अभी रोप में क्या करना, यहाँ पे सेंटर लगाने के लिए इसको लूप के अंदर पास किया, ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए तो आपको फिर आप ट्रैपल कॉन्फ़िगरेशन डालना है इसे और यहाँ पर अपना फ्लिप कर देना। ठीक है, ऐसा किया और ये असेंडर जो है इसको रखना हमने यहाँ पर, लॉक नहीं करना है, ऐसे ही रखना है इसको। अभी रैपल पोजीशन में इसको पकड़ के जाना है, बाद में क्या थंब से इसको प्रेस कर दो तो ये लॉक हो जाएगा। एंकर के पीछे पुल करने वाला पीछे जाओ, आगे कहाँ जा रहे हैं? अभी रोप का ध्यान रखना, पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए और ये अपना गेटर पे नहीं करना। यार आप कैसे भाई सब लोग मजे में? यस सर। आज क्या किया फिर आप लोगों ने? टाइप्स ऑफ रेस्क्यू है ना, टाइप्स ऑफ रेस्क्यू किए आप लोगों ने ना, अलग अलग तरह के सिचुएशन के हिसाब से आइस। तो जहाँ तक हम लोग ये जो थोड़ा सा सरफेस आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, एक छोटा सा पैच यहाँ पे आइस का ओपन हो चुका है। ठीक है, हो सकता है मेल्टिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या है 10 पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो डे टाइम में हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से उसने क्या कर दिया, सराउंडिंग की स्नो को मेल्ट कर दिया और आइस को ओपन कर दिया। समझ गए? तो जब भी आप ग्लेशियर के ऊपर अप्रोच करते हो, ग्लेशियर के ऊपर जाने के कुछ एथिक्स होते हैं। ठीक है, जो मैंडेटरी आप लोगों को फॉलो करना पड़ेंगे, तो उसके बारे में हम लोग शाम को आप लोगों को बता देंगे जब आपको ग्लेशियर का लेक्चर होगा। ठीक है, किस तरीके की प्रिपरेशन प्लानिंग होती है, आई थिंक थोड़ा बहुत कवर यूज करने करवा दिया होगा लेक्चर में आपको। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को शाम को बता दिया जाएगा। इन बिटवीन जब भी आप ग्लेशियर को जा रहे हो तो किसी न किसी जो मेन हैजर्ड्स है ग्लेशियर्स का, दैट इज क्रेवासेस। अब क्रेवासेस क्या है, ग्लेशियर जब अनइवन स्लोप्स के ऊपर मूव करेगा, ठीक है, जहाँ पर उसकी मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट होगी तो वहाँ पे फ्रैक्चर्स आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, उन क्रैक्स को बोलते हैं क्रेवासेस। तो क्रेवासेस किस तरह के बताया आप लोगों को, हिडन और ओपन। तो जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि रिस्क लेना है, बट दैट रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड, तो वहाँ पे आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी टीम की सेफ्टी के लिए क्या सेटअप करते हैं, एंकर। सो व्हाट इज एंकर? Form and fixed point where we tie the rope for the safety of climber. Our team is called anchor. तो आइस के ऊपर नेचुरल एंकर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो नेचुरल एंकर्स में आइस के ऊपर आप देखोगे, खास करके वैली ग्लेशियर्स में अगर आप जाओगे, अप्रोच करते हो तो एंकर के लिए आप लोग बोल्डर्स को यूज कर सकते हो, बड़े बोल्डर्स को। और वो बोल्डर कैसा होना चाहिए? फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है। सेकेंडली, टर्मोलॉजिकल लेक्चर आप लोगों को हो चुका है। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑन अ ग्लेशियर, इज अ टेबल, इज कॉल्ड ग्लेशियर टेबल। बताया आप लोगों को? जैसे मान लीजिए कोई बड़ा रॉक है ग्लेशियर के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है, विद इन टाइम क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से इसके आसपास की आइस क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी और ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको आइस के ऊपर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस ग्लेशियर टेबल को भी आप एक नेचुरल एंकर की तरह यूज कर सकते हो, बट रोप यहाँ नहीं लगेगा। रोप कहाँ लगेगा? नीचे आइस में।
ठीक है। इन द सेम वे अगर ये पत्थर नीचे गिर जाता है तब ये बन जाएगा सिरेक्ट। क्या बन जाएगा? बताना आप लोगों को टर्मिनोलॉजी। तो सिरेक्ट को भी आप एक नेचुरल एंकर की तरह यूज कर सकते हो, समझ गए? तो ये कुछ एक फीचर्स है ग्लेशियर में कि जहां आप लोग एक नेचुरल एंकर बना बनाया आप लोगों को मिल जाएगा। समटाइम किसी रीजन की वजह से अगर आपके पास इक्विपमेंट का शॉर्टेज हो जाता है तो वहां पर हम लोग सेम वे एक नेचुरल एंकर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइफ सेविंग वर्सेटाइल टूल। इस लाइफ सेविंग वर्सेटाइल टूल की मदद से हम लोग एक नेचुरल एंकर की सिलेक्शन कहाँ पे करनी है आप लोगों ने? जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा उभार नजर आता है आइस में, ठीक है, उभार या एज जाता है यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एज जा रहा है, तो यहाँ पर इसको बनाना थोड़ा आसान होगा। अगर इसको यहाँ बनाना होगा तो आपको और ज़्यादा गहराई तक जाना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी वॉल के ऊपर हल्का सा उभार है या एज है, जो उभार है उसको बोलते हैं बल्ज। क्या बोलेंगे? बल्ज। छोटा सा ओवरहैंग है ना, उसको बोलेंगे बल्ज। बल्ज है या फिर एज है तो वहाँ पर आइस को काटना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ऐसे जगह पर आपने सिलेक्शन करना है आर्टिफिशियल एंकर की। तो यहाँ पर आइस में जो आर्टिफिशियल एंकर यूज होता है दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर आइस पिटन। क्या बोलना है? क्योंकि बीच से क्या है, ये खोखला है, ट्यूब है। तो अगर आप कॉमनली बोलोगे आइस पिटन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइस पिटन, वॉल्ट मेकर, कोर्थ हैंगर, रेगनर, देन द फोर्थ वन इज ट्यूबुलर। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करना आप लोगों ने, ठीक है। जो पुराने जो आइस पिटन थे उनको हैमरिंग करके इंसर्ट किया जाता था। तो इसका प्रॉपर्टी कैसा है? शीशे की तरह है। जितना इसको मारोगे तो इसका आसपास का लेयर क्या हो जाएगा? तो उस चीज को इम्प्रोवाइज करने के लिए नाउ दे इंट्रोड्यूस द सच टाइप ऑफ इक्विपमेंट व्हिच इज कॉल्ड ट्यूबुलर आइस पिटन। क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर आइस पिटन। तो इसके पार्ट्स को आप देख सकते हैं, टीथ, थ्रेड, नेक, हैंडल और कैराबिनर होल। समझ गए? कुल मिला के इस बात को अपने दिमाग में बिठाइए कि माउंटेन्स में सबसे ज्यादा मोस्ट रिलायबल आर्टिफिशियल एंकर जो है दैट इज ट्यूबुलर आइस पिटन। मोस्ट रिलायबल आर्टिफिशियल एंकर। बट द सेम टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? विद इन टाइम इसको चेक करना पड़ेगा और इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सोलर रेडिएशन की वजह से क्या होगा, ये आसपास के लेयर को क्या करेगा? वीक कर देगा। समझ गए? तो जब भी आप एक्सपीडिशन में जाते हो, रूट को ओपन करते हो या फिक्स रोक के ऊपर आप मूवमेंट करते हो, अगर आपको लगता है कि ये पिटन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे रहा है, हिल रहा है, तो आपने खुद इसको पोजीशन चेंज करके थोड़ा सा दाएं या बाएं इसको इंसर्ट करना है। समझ गए? क्योंकि हीट लेगा तो क्या करेगा, ये मेल्ट करेगा ना। एंड द सेम वे जब ये शाम के वक्त, रात के वक्त आप इसको लगाते हो, रो फिक्स करते हो, तो इसके अंदर क्या चली जाएगी? आइस। तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? और ज्यादा फर्म हो जाएगा। जितना टेम्परेचर गिरेगा अंदर वाली आइस क्या हो जाएगी? फ्रीज। तो ये और ज्यादा फर्म एंकर बन जाता है। समझ गए? तो दिस इज द मोस्ट रिलायबल। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी आइस वॉल सन के कांटेक्ट में आ जाती है तो वहाँ क्या हो जाएगा? रेडिएशन की वजह से उसकी जो टॉप लेयर है ये वीक होनी शुरू हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं रोटन लेयर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रोटन लेयर। तो सबसे पहला काम होता है हमेशा शॉवल की मदद से इस रोटन लेयर को क्लियर करना। क्लियर करने के बाद ये आप देख रहे हो मेरे शोल्डर में एक सीलिंग लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको? बैंडोलियर। क्या बोलते हैं? जब इसको आप असेंडिंग के लिए यूज करेंगे दैट टाइम इट इज कॉल्ड ब्रूसिक। अभी इसको शोल्डर सीलिंग यूज किया हुआ है टू कैरी द इक्विपमेंट एंड दिस टाइम दिस इज कॉल्ड बैंडोलियर। ठीक है। अब बैंडोलियर का क्या यूज है? माउंटेन्स में हमेशा इक्विपमेंट से लिमिटेड चेक करना। तो आप इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप इस एंकर को फिर यूज कर सकते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए। समझ गए? अगर आपको लगता है कि कोई ज्यादा लोड पड़ रहा है एंकर के ऊपर, ठीक है, या मल्टीपल टाइम क्लाइंबिंग हो रही है, मल्टीपल टाइम असेंडिंग हो रही है, डिसेंडिंग हो रही है, तो आपको लगता है कि हमने मल्टीपल एंकर्स बनाने हैं, ज्यादा एंकर बनाने हैं और उनको कैसे ज्वाइन करना आपस में, खास करके आइस में, या फिर जो टॉप का एंकर होता है, लास्ट एंकर होता है, उसको मल्टीपल एंकर बनाया जाता है। क्योंकि कल आप लोगों ने फिक्स रोक किया ना, अगर बीच में कोई एंकर निकल जाता तो आपका जर्क कहाँ चला जाता? अगले वाले एंकर पर, फिर अगले वाले एंकर पे। सो दैट हमेशा फिक्स रोपिंग के दौरान जो सबसे लास्ट एंकर होता है टॉप का, वो मल्टीपल एंकर होगा या सबसे। अगर आपने 2 एंकर लगाने हैं तो 2 एंकर ये सामने है इधर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में। 2 ही एंकर कैसे हैं? वर्टिकल में। 3 एंकर को भी वर्टिकल में लगा सकते हो और तीसरे एंकर को आप लोग ट्रायंगुलर शेप में भी लगा सकते हो।
बट यहाँ पर ज़रूरी चीज़ आप क्या देख रहे हो, स्क्वायर सेंटीमीटर्स का रहा है कितना, तो उस चीज़ को प्रिंसिपल बना के ये रीजन बनाया गया कि ये एंकर्स के बीच में कम से कम 18 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अदरवाइज इस एंकर को मैं यहाँ लगाऊं और उसको वहाँ लगाऊं, हो सकता है कि ये तीनों एंकर्स कहाँ लगे हों, एक ही ग्रेन में लगे हों, तो वेट पड़ते वो सारा का सारा ग्रेन हम आप इसको यूज कर सकते हो। इन केस इस तरफ जर्क आता है तो आप देख सकते हैं दोनों के ऊपर कैसा पड़ रहा है, इक्वल प्रेशर। इस तरफ आ रहा है तो इक्वल प्रेशर, समझ गए। अगर आप ये ट्विस्ट नहीं देते हो, सिंपली आपने डाल दिया, ध्यान से देखना, आपने सिंपली पास कर दिया यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा था, विद इन टाइम क्या होगा, ये मेल्ट होगा। अगर ये मेल्ट हो जाएगा, सपोज ये मेल्ट होकर निकल चुका है, ठीक है, यहाँ से आप बाहर, समझ गए। इसलिए हमेशा ट्विस्ट देना है कि इन केस किसी वजह से एक एंकर फेल हो गया तो आप फिर भी इस मेन एंकर के साथ अटैच रहेंगे। तो एक में ट्विस्ट देना है, समझ गए। किसी में भी दे दो, यहाँ से अटैच करो, अभी देखिए दोनों पे इक्वल प्रेशर आ रहा ना, इधर जाइए तब भी आ रहा है, उधर जाइए तब भी आ रहा है। करना है जो मेन वाला है, सबसे लेंथी जो लंबा है, उसमें ट्विस्ट देना है सिंपली एक, ठीक है, और बाकी को सिंपली ज्वाइन कर दो, समझ गए। और इसी तरीके से आप देख सकते हो तीनों के ऊपर कैसा आएगा, इक्वल वेट आएगा, समझ गए। तो सेम वे में इन एंकर को आप रॉक लाइनिंग में भी यूज कर सकते हो। अगर रॉक में आप 3 एंकर को यूज कर रहे हो तो टेप को या एक्स्ट्रा सीलिंग को आप सेम वे इस तरीके से अटैच कर सकते हो, समझ गए। क्लियर। प्रॉब्ली सेल्फ एंकर क्या होता है हमेशा आपका, और ये कहाँ कनेक्ट होगा, आपके हार्नेस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो सपोज अगर ये यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ हिट करता हूँ तो ये मेरे हार्नेस के साथ कनेक्टेड है, ये मेरे को क्या कर रहा है, सेल्फ एंकर। तो जब कभी विले देना तो सबसे पहले अपना क्या होगा, सेल्फ एंकर। तो उसके बाद एक एंकर के जरिए यहाँ में कोई भी विले सिस्टम लगा के आपको बुला सकता हूँ, तो विले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। कि जैसे 90 डिग्री है ना, यहाँ यूज़ करें तो एंगल कितना होगा 100, ठीक है। अगर ये ऐसे ओवरहैंग में यूज़ हो रहा है, अब इसको प्लांट करना 90 डिग्री में, फिर कैसे जाएगा, ऐसे, समझ गए। बट जैसे जैसे ग्रेडियंट बढ़ेगा वॉल का, तो वैसे वैसे एंकर की डिस्टेंस क्या होगी, क्लोज होगी। अभी हम रोप अप होके नीचे अपने बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। सभी रोप अप होके आज नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रहे हैं, यहाँ से होते हुए सभी रोप अप होके। भाई इधर को ले ले ये चलो तो हमारा लंच राजमा चावल और पापड़ और ये मैंगो और कद्दू की सब्जी और 2 रोटी। क्यों भाई, एकदम बढ़िया, एक नंबर। एक नंबर। क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिनकी वजह से ग्लेशियर की फॉर्मेशन होती है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, अब जहाँ बर्फ होगी ना वहीं पे ग्लेशियर बनेंगे ना, जहाँ बर्फ नहीं पड़ेगी वहाँ तो ग्लेशियर नहीं होंगे। उसके बाद टेम्परेचर, लो नहीं करना, टेम्परेचर करना है सिंपली, ठीक है। उसमें भी लो रहेगा टेम्परेचर तो जो स्नो फ्लेक्स आपस में इंटरलॉक नहीं होंगे, तो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आना चाहिए, तभी वो आपस में लॉक होंगे। एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो जो स्नो फ्लेक्स आपस में लॉक नहीं होंगे, समझ गए। तो दूसरा रीजन क्या आ गया, टेम्परेचर। तीसरा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड
कहाँ एनसीसी वाले, कितने एनसीसी? 181। 0 डिग्री पे कौन सा लैटिट्यूड है? इक्वेटर। 90 लैटिट्यूड टुवर्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 90 टुवर्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड कितना है? बोल बोल बोल, डिस्टेंस एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस है? 111.7 किलोमीटर। फैक्टर है वो है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्यों है? 0 डिग्री पे कौन सा आता है? इक्वेटर। वहाँ पे क्या होती है सबसे ज़्यादा? गर्मी। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा, किस तरफ ट्रेवल कर रहा हो? पोलर की तरफ। नीचे की तरफ जाएगा तो कहाँ जा रहा है? पोलर की तरफ। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे स्नोफॉल भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। तो ग्लेशियर कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पर लैटिट्यूड इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब यहाँ पर समझने वाली बात, अब वो देख रहे हो आप लोग सामने, वो ऊंची जगह टीला जहाँ बर्फ है। अब इसकी ऊंचाई ज़्यादा है सी लेवल की से या इसकी? हमारे जहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उसका ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है और उसका ऑल्टीट्यूड कम है। फिर भी ग्लेशियर वहाँ क्यों बना? दैट इज ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। उसका जो फेसिंग है, ओरिएंटेशन है, टुवर्ड किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ। समझ गए? वो सारा ईस्टर्न और साउदर्न फेस के ऊपर है। वहाँ मैक्सिमम टाइम सोलर रेडिएशन रहता है और वो पिघल जाता है। तो इसलिए मैंने ज्योग्राफिकल लोकेशंस आपको वो ऊंची जगह है, सी लेवल से हाइट है उसका ज़्यादा है और उसका कम है, ठीक है। बट ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसा उसका? वो नॉर्दर्न फेस की तरफ है, साथ ही साथ उसके आगे सामने सारा एक क्लिफ एरिया है। तो जितना भी विंटर में स्नोफॉल होता है वो कहाँ गिरता है? नीचे। एवलांच होता है, शेडिंग होता है, स्लफिंग होता है, सब कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा, ठीक है। नीचे गिरने की वजह से जो एग्जैक्टली जो स्नो हो रहा है उसके ऊपर और ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, और ज़्यादा बर्फ़ एकोमोडेट हो रही है। समझ गए? समझ गए? ये जो स्नो है डेंस कॉम्पैक्ट स्नो में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड फर्न। क्या बोलते हैं? फर्न, FIRN, फर्न। तो आप लिख सकते हैं कि इट विल टेक 2 years। ताकत है, ऐसी ताकत है ग्लेशियर्स में। ये आपने सामने पीछे जो तुम लोग बोल्डर देख रहे हो ना, ये कैसे आया यहाँ मालूम है तुम लोगों को? इनको ग्लेशियर ने ही कभी ना कभी कैरी करके यहाँ छोड़ा है, ठीक है। अगर ह्यूमन अपनी ताकत से या अपनी टेक्नोलॉजी से मान लो उस ग्लेशियर के डायरेक्शन को या उसकी मूवमेंट को डाइवर्ट कर दे, तो इसमें इतनी ताकत है कि ये वहाँ से पहाड़ फाड़ के लाहौर की तरफ निकल जाएगा। बट ऐसा करना इम्पॉसिबल है। ऐसी ताकत आज तक ह्यूमन ने नहीं बनाई है कि ग्लेशियर्स के पाथ को हो कि क्या होगा लास्ट में? एक लेयर बन जाएगी आइस की, फिर अगले साल दूसरी लेयर, फिर अगले साल तीसरी लेयर। तो आप सपोज करो पॉलिश शीट्स को देखा ना आप लोगों ने, एक के ऊपर एक रख दो और स्लाइटली उनको हटाओ तो क्या करेंगी? एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड करेंगी। उसी वजह से ग्लेशियर की मूवमेंट होती है। समझ गए? क्योंकि हर एक लेयर का दूसरी लेयर के साथ इंटरलॉकिंग नहीं होता उतना, केवल एक फर्न का ही अपने साथ ही लॉकिंग होगा। समझ गए? तो जैसे ही जहाँ पे अनइवन स्लोप्स आएगा तो वो क्या करेगा? जो ऊपर वाली लेयर है वो तेजी से नीचे की तरफ भागना स्टार्ट करेगी। इस तरीके से ग्लेशियर की मूवमेंट होती है। समझ गए? अब बात करते हैं जोन। टर्मिनल जोन बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, देखो। जहाँ पर क्या करेगा? पानी ग्लेशियर का खत्म हो जाएगा और क्या निकलेगा? रिवर का ओरिजिन होगा, ठीक है। और साथ ही साथ डेब्रीज को कैरी करके ग्लेशियर नीचे की तरफ थ्रो कर देगा। 3 जोन हो गए ग्लेशियर के। एक्यूमुलेशन जोन, स्नाउट इज द लास्ट पॉइंट। So there are mainly 2 types of glacier. 2 तरह के ग्लेशियर्स होते हैं, ice sheet and second is alpine glacier. तो अल्पाइन ग्लेशियर्स का मेन मतलब है, अल्पाइन का मतलब है पहाड़ों में। जो भी ग्लेशियर्स पहाड़ों में होते हैं उनको हम लोग अल्पाइन। आई थिंक 1576 ग्लेशियर yet are mapping by Geological Survey Department of India in Himalaya. अभी तक 1576 ग्लेशियर हैं हिमालय के ऊपर जिनका अभी तक मैपिंग हुआ है सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। हाइट गेन के लिए जाएंगे तो अभी हमें कल के लिए लंच मिल रहा है, क्योंकि हम ऊपर ही होंगे तो
थैंक यू सर, थैंक यू सर। वही गिर जाएगा यार, गिर गया। रुको रुको, कल के लिए खजाना मिल चुका है, ये देख सकते हैं आप। कल हम हाइट गेन के लिए जाएंगे लगभग 15,500 फीट पे। तो आज हमें उसके लिए मतलब शायद में भी लंच के लिए भी और ब्रेकफास्ट के लिए भी हमें सामान मिल चुका है, और ये देख सकते हैं आप। कल हमारा लंच और ब्रेकफास्ट यही होगा मे बी। तो अभी मैं इसको पैक करता हूँ अपने बैग में, और ये सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं क्योंकि गिले हो गए थे दिन को, तो मैं इनको भी पैक करके। हेलमेट यहाँ से लगा के जाएंगे, फालतू मत बोलो, है ना? अभी कोर्स कर लूँगा, ठीक है? यहीं से सुबह, ओके? और बैग में क्या क्या कैरी करेंगे आप? क्लाइंबिंग बूट, ओके? गेटर्स, ओके? और क्या डालेंगे आप? वाटर बोतल, हार्नेस नहीं डालना, ठीक है? एक हार्नेस, कैराबाइनर, दो स्लिंग आपने डालना है, और साथ में क्रैम्पॉन नहीं डालना, क्रैम्पॉन नहीं डालना है, नहीं डालना है, ओके? हार्नेस नहीं डालना है, ओके? और कैराबाइनर, दो स्लिंग नहीं डालना आपने, ओके? और आईटैक्स आपने बैग में लटकाना है, हाथ में कोई कैरी नहीं करेगा। सनग्लासेस सबके पास होने चाहिए, ठीक है? अब देखा ना आपने ऊपर, देखिए कहाँ जा रहे हैं आप? सर 9 से बताएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं। शेतीदार कैंप बंद तक जाएंगे, ठीक है? ओके? यस सर। और कैप भी होना जरूरी है, क्लियर? यस सर। ये तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है? और सुबह ये कैप भी लगा देना। 5 बजे आप इधर आएंगे, 5 o'clock इधर आएंगे विद बैग के साथ, क्लियर? और 5:55 पे यहाँ पहुँच होंगे, और 6 बजे हम यहाँ से मूव करेंगे, क्लियर? यस सर। 5 बजे ब्रेकफास्ट होगा आपका इधर, समझ आ? यस सर। फास्ट होगा तो 5 बजे, ठीक है? यस सर। जो लेट होगा वो टेंट में रहेगा, ओके? ऊपर नहीं हम ऊपर ले जाएंगे, क्लियर? यस सर। एक और जरूरी चीज़, इंस्ट्रक्टर आपको जो बोलेंगे वो सुनना है। अगर इंस्ट्रक्टर आपको बोलते हैं डिसेंड करो तो डिसेंड करना है, ठीक है? ज़बरदस्ती नहीं करना अपने साथ, ठीक है? बहुत घिया और पीले चने की दाल और चावल और कस्टर्ड और ये रोटी और ये हमारा शांति और ये छक्का। सॉरी भाई।